उन्होंने एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। Mendeleev's periodic table was unable to locate hydrogen in the periodic table. ये डिमेरिट अवश्य थी, पर यही डिमेरिट तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी है, वही कहां लोकेट कर पाता है? नॉट रियली। It helped in predicting the discovery of new elements. Well, yeah, ये तो मेरिट है, डिमेरिट तो है ही नहीं। None of the above. Actually, मेजर डिमेरिट थी जो एटॉमिक मासेस हैं उनके ऑर्डर में लगाना, और क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लगाया था, इसलिए चीजें उतनी एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज नहीं थी। आइसोटोप्स अलग अलग ग्रुप्स में चले गए, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती और एक जैसी होती हैं। और ये चीजें थी, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, इसी में सबसे बड़ा खोट था। हाइड्रोजन अगर कोई खोट होती तो वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, वो इतना बड़ा खोट नहीं है। एक जैसी चीजें एक खानदान में आ जाएं, ये रियलाइजेशन जो है, ये थोड़ा कम था बाकियों को। तो मतलब ये टेबल में आइसोटोप्स एक बहुत बड़ा इशू थे, फॉर एग्जांपल, है ना? तो इनमें से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम मेजर डिमेरिट ऐसा करके बोल सकते हैं। ना ना ना, सी तो मेरिट है, डिमेरिट है ही नहीं। ए और बी, ए उन्होंने किया ही नहीं था, तो उसको उनकी डिमेरिट नहीं कहा जा सकता। जो जो गलती उन्होंने करी नहीं, उसकी सजा कैसे उनको दे सकते हैं? और बी इज नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एज इट इज है। अगर मेन डिमेरिट बी होती तो फिर मॉडर्न तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम मेंडलीव का सही काम चला लेते ना। वॉन्डरवॉल्स रेडियसेस, आज वैज्ञानिकों के नाम का दिन लगता है। अब वॉन्डरवॉल्स रेडियस की बात आ रही है। वॉन्डरवॉल्स रेडियस इज ए ट्वाइस द बॉन्ड लेंथ, ना हाफ द बॉन्ड लेंथ। क्या ट्वाइस और हाफ क्या है ये? एक्चुअली अगर आप देखें, जैसे O2 के मॉलिक्यूल है, O2 के मॉलिक्यूल कैसे है? O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही O डबल बॉन्ड O। अब आप देखिए कि ये जो O डबल बॉन्ड O है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल। अब अगर इनकी वॉन डर वाल्स रेडियस आपको देखनी है, तो आपको देखना होगा कि ये मॉलिक्यूल्स कितना करीब आते हैं, मैक्सिमम या मतलब मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो सकता है। आप इस डिस्टेंस को निकालिए और आप कहेंगे ये है वॉन डर वाल्स रेडियस, और इस डिस्टेंस को निकालिए, आप कहेंगे ये है बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होती है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, एटम बहुत करीब आ रहे हैं। बॉन्ड वॉल्स रेडियस थोड़ी सी बड़ी होती है, और मतलब बॉन्ड में जितना आकर्षण होता है उतना आकर्षण बॉन्ड वॉल्स रेडियस में थोड़ी होता है। इसी चीज को मैंने तो बहुत अच्छे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बताया है। अगर आप चाहें तो इसी चीज को एटम्स के रिस्पेक्ट में देखिए। अगर दो एटम्स हैं H और H, वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप भी देखिए, एक की जो इंडिविजुअल रेडियस है वो है R, और ये है D। तो D क्या 2R से ज्यादा है? ना, 2R से कम है। ट्वाइस द एटॉमिक रेडियस से कम है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अगर H और H जस्ट एक दूसरे का स्पर्श करते और टच कर लेते, ए और ए मान लीजिए, तो हम कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ है D और ये 2 टाइम्स R है। वॉन डर वाल्स थोड़ा दूर ही रहते हैं, हीलियम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो बनाया नहीं है, तो इसलिए टच भी क्या करना, थोड़ा दूर ही रहो। तो अब इस बॉन्ड तो डी कितना है? इट इज मोर देन 2R। तो वॉन डर वाल्स रेडियस या R इज लेस देन D/2। ट्वाइस नहीं, हाफ। ना ट्वाइस और ना हाफ। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई of two non-bonded atoms of adjacent molecules in solid state। बिल्कुल सही बात। अगर adjacent atoms हैं मॉलिक्यूल में सॉलिड स्टेट में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लीजिए, और जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दीजिए। ये आर क्या है? ये आर तो बच्चों वो चीज है, वो काल्पनिक रेडियस है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को नाप सकते होते तो जो होती तो ये होती। और हम इस एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम ये कोवलेंट रेडियस और वॉन डर वाल्स रेडियस के बीच का डिफरेंस समझ सके, कि जितनी एटम की असली रेडियस होती, जो कि हम नाप नहीं पाते, उससे थोड़ी छोटी होगी कोवलेंट रेडियस। अच्छा, और बॉन्ड वॉल्स उससे थोड़ी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बस डिस्टेंस निकाला, उसको आधा कर दिया, तो यहां तक की जो रेडियस है वो पूरी बॉन्ड वॉल्स रेडियस कहलाती है, जबकि यहां तक की रेडियस कोवलेंट रेडियस कहलाती है। ठीक है? सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर।
Size of the following isoelectronic species increases in the order. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो? अब आप देखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 है, 11 है, 9 है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जैसे जैसे कम हो जाएंगे, आकार बढ़ता जाएगा। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को और आकार को छोटा कर लेंगे। तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है, बात भी खत्म हो गई। बी सी डी कूड़ी ऑप्शन है, राइट? क्यों? जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम हो गए, साइज बढ़ गया, बस इतनी सी बात। Which of the following statements concerning lanthanides is false? लैंथेनाइड्स के लिए गलत क्या है? लैंथेनाइड्स कौन है जो लैंथेनम के बाद आते हैं? कौन आते हैं? सीरियम से ल्यूटिशियम तक। क्या गलत है उनमें? देखते हैं, क्वेश्चन तो देखिए। ए, लैंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। बी, ionic radii of trivalent lanthanides steadily increases with increase in atomic number। धोखा 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 धोखा, गलत बात है। आयन एक्सचेंज से आप सेपरेट कर सकते हैं, कर लीजिए, बहुत मुश्किल होता है वैसे भी इनको सेपरेट करना, अच्छा तरीका है ना? लेकिन जैसे जैसे आप लैंथेनाइड्स में आगे चलेंगे वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। कहने को इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते हैं पर वो अति लल्लू एफ सबशेल में ऐड होते हैं, और एफ सबशेल में ऐड होने के कारण वो न्यूक्लियर चार्ज को ढंग से स्क्रीन नहीं कर पाते, एटम की रेडियस लगातार कम हो जाती है। धोखा है ये। All lanthanides are highly dense metals. Yeah, they are. Most characteristic oxidation state of lanthanides is +3। बिल्कुल, ये सारी बातें सही हैं, तो ये आंसर नहीं है। गलत क्या है? बी। तो बी आंसर होगा, वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल। Which of the following statements is incorrect? क्या गलत है? ए, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट मोर देन कैल्शियम कार्बोनेट। सही बात है, बिल्कुल। क्यों? डाउन द ग्रुप चलते हैं, कैटायन का साइज बढ़ जाता है, पोलराइजिंग पावर घट जाती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी अक्सर बढ़ जाती है। सही बात। O माइनस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्साइड बनाएगा, तो नेगेटिव एनायन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन लेकर महा एनायन बना रहा है, -1 से -2 जा रहा है, डेल्टा एच, ऑक्सीजन गई भाड़ में, कोई भी एटम ले लो, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा एक भी केस नहीं है ब्रह्मांड में जिसमें एनायन इलेक्ट्रॉन ले और एनर्जी रिलीज करते। कभी 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 नहीं होता ये। तो हमेशा गारंटी पूर्वक एंडोथर्मिक है। तो झूठ क्या है? बी एक झूठ है। उसे आंसर है, चुन लीजिए। साइज की बात कर रहे हैं, प्लस चार्ज एटम से छोटा है और माइनस चार्ज एटम से बड़ा है, ये बिल्कुल सही बात है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप देखेंगे तो सोडियम जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, उससे ज्यादा 12 और उससे ज्यादा 13 वाला होना चाहिए। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन सेम है तीनों में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा। राइट, राइट। Which of the following is correct for the decreasing order of electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटते हुए क्रम के लिए क्या सत्य है? ए, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम बताना है। अब एक चीज आप बताइए, आपके पास है सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? वेल, एक बात तो तय है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नोबल गैसेस में भले ही हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप बाकियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ज्यादा है, उससे कम है लिथियम और उससे कम है सोडियम। तो आप एक क्षण के लिए हीलियम को भूल जाइए। आपके पास अगर सोडियम ज्यादा लिखा है तो गलत है, अगर आपके पास हाइड्रोजन फिर सोडियम फिर लिथियम लिखा है तो ये चीज गलत हो गई है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये दो बातें तो बिल्कुल ही गलत है। हाइड्रोजन से अधिक लिथियम लिखा है तो ये भी गलत है। अरे तो सही क्या है? वेल, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, और महामूर्ख हीलियम। क्यों? क्योंकि वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाती, तो क्या बोलना उसका, उसकी तो नापी नहीं लोगों ने इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज द आंसर। वैसे यहां मैं एक वार्निंग दे दूं, बाद में पॉलिंग, महान पॉलिंग और मलिकन के बाद ऐसे मेथड्स आए हैं जहां पर कम कर दिया, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जेड इफेक्टिव के टर्म्स में नापा गया है और उसमें नोबल गैस की भी वैल्यू लगाई गई है, ज्यादा चर्चा में नहीं आती। ऑन पॉलिंग स्केल अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
राइट राइट, अच्छी बात। Which of the following is not an amphoteric oxide? A. PbO, lead amphoteric होते। इनफैक्ट सुनो जनाबे अली और उनके बेकार भाई, टिन और लेड, जिंक, कैडमियम छोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम और गैलियम, क्रोमियम, ये सब ऐसे हैं, ये मेटल्स ऐसे हैं, और क्रोमियम सिर्फ +3 में, जिनके ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोट्रिक है। अच्छा, इनके ऑक्साइड एम्फोट्रिक हैं? जी हाँ, इनके ऑक्साइड एम्फोट्रिक हैं। टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, बेरिलियम और क्रोमियम ओनली इन +3। ठीक है। आयरन इस लिस्ट में है? नहीं है। ये वो मेटल्स की बात करो, मेटलॉइड्स के तो ऑक्साइड एम्फोट्रिक होते ही, वो एक अलग बात है, पर ये मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक हैं। तो कौन नहीं है इस लिस्ट में? आयरन। तो क्या आयरन का ऑक्साइड एम्फोट्रिक है? ना ना ना, आयरन का ऑक्साइड एम्फोट्रिक नहीं। ठीक। Considering the elements potassium, calcium, rubidium, and cesium, the correct order of their metallic character is down the group metallic character बढ़ जाता है। तो मोस्ट मेटलिक है सीजियम, उससे कम है रुबिडियम, उससे कम है कैल्शियम, और सबसे एक मिनट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कैल्शियम में और कम होगा। अल्कली मेटल्स आर मोर मेटलिक देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो लल्लू मोस्ट है कैल्शियम, और सबसे तगड़ा है सीजियम। इज डी द आंसर? यस। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट राइट। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयंस इज लार्जर देन दैट ऑफ, मैग्नीशियम आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी? मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास कैल्शियम है, और मेरे पास एल्यूमिनियम है। फायंस रूल्स, चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, साइज घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, साइज, क्षमा चाहता हूं, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो कैल्शियम की हाइड्रेशन एनर्जी मिनिमम है। तो मैग्नीशियम किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम बेरिलियम से भी पिट गया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से भी पिट गया, कैल्शियम से जीत जाएगा। तो कैल्शियम से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की। बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। The failure of valence bond theory to explain the tetrahedral geometry of methane is because, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की कल्पना ना करें तब तो गोलमाल हो जाएगी। ए, all the CH bond distances and HCH bond angles are equal in methane। ठीक है, तो बात ठीक है, लेकिन ये फेलियर भगवान जाने जो भी मानते हो, मीथेन आयनिक है तो नॉनसेंस है। इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, नॉनसेंस है। ऑल ऑफ अबव नॉनसेंस है। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा आधा अधूरा सा क्वेश्चन है, पर इसको उसकी भावनाएं बता देता हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 तो ऐसा है और 2p2 ऐसा है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको बॉन्ड बनाने चाहिए। तो इसकी तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 2। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, एक्साइटेड स्टेट में ले आओ, ये ले आओ। एक्साइटेड स्टेट में भी ले आओगे तो 2s और 2p ये अलग अलग हैं। 2s का बॉन्ड अलग टाइप का बनना चाहिए था, और 2p का बॉन्ड अलग टाइप का बनना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इस, लेकिन फिर भी, तो मतलब ये तो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रेडिक्शन, और मीथेन वास्तव में थी टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक परफेक्टली एक जैसी। तो गड़बड़ क्या थी कि भाई सारे सीएच बॉन्ड डिस्टेंस सेम थे वास्तव में, और सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल थे, जबकि यहां पर दो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स दिख रहे थे। 2s अलग टाइप का बॉन्ड बनाती, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग, 2p थोड़ा लंबा और घटिया बॉन्ड बनाना चाहिए था, पर ऐसा बना नहीं है। देख रहे हैं। The shape of ions ClF4 minus and ClF2 minus respectively is, क्या है इनका आयन का शेप? वेल, ये बहुत स्टेबल आयंस नहीं है, इमोशनली मत देखिएगा इन्हें, तो फिर भी जो भी है ना। तो आपके पास ClF4 माइनस या BrF4 माइनस अगर आप देखेंगे तो ये है स्क्वायर प्लेनार sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ClF2 माइनस, दिस इज IF2 माइनस जैसा है। अच्छा, और well this is sp3d और this is linear। ओके, जैसे या XeF2 जैसा है, ये ऐसा मिलते जुलते हैं। ओके, तो ये कैसे हैं?
स्क्वायर प्लेनार एंड लीनियर। डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? देखिए आप, सीएल के दो लोन पेयर हैं, टॉप और बॉटम। एफ 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 एफ, ये स्ट्रक्चर है ClF4- का, अगर ये एग्जिस्ट करे तो। और ClF2- कुछ ऐसा होगा। तीन तीन लोन पेयर आ जाएंगे तो वाह, ये लीनियर हो जाएगा। जी हाँ, ये लीनियर हो जाएगा। क्या बात है, अरे बहुत ही प्यारी बात है। इसीलिए बच्चों, इज द आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, पानी, अमोनिया, BF3 और सिलेन इज, बॉन्ड एंगल्स का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? पानी HOH sp3, NH3 sp3, सिलेन SiHHHH sp3 और BFFF sp2। ओ पापा रे, अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री सबसे अगर sp3 है 109 डिग्री 28 मिनट। तो sp2 के तो एंगल sp3 से ज्यादा ही होंगे। और अगर एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल को पिचका देगा, और दो दो लोन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल को और भी कम कर देंगे। तो सबसे कम है पानी, उसके बाद है अमोनिया, उसके बाद है सिलेन, और उसके बाद है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाला है BF3। राइट, देयर वी आर। हिंट क्या है, मेथड क्या है? सबसे पहले आपको देखना होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तय करता है बॉन्ड एंगल। अगर वो एक जैसा हो तब लोन पेयर्स को देखिए, अन्यथा जिस हाइब्रिडाइजेशन के साथ बड़ा एंगल जुड़ा हुआ है, आमतौर पर उसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। राइट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2- इज मोर देन O2+। O2- मेरे भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और O2+ का है 2.5, क्योंकि O2 में दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। उनको निकाल दिया जाए तो बॉन्ड पक्का हो जाएगा, उसमें और इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो बॉन्ड सड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ? ये तो बुरी बात है, ये तो झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। NO+ इज मोर स्टेबल देन N2+। इसको किसी ने ठेका ले रखा है? ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है, NO+ का सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो NO+ का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और N2+ का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। और कई बार इस टाइप की बातें जो लोग करते हैं उनको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर दिखता है। ठीक है, C2 इज मोर स्टेबल देन C2+। अच्छा, अब C2 और C2 में आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर है 2 और इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, और C2+ में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स वहीं से निकलेंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। तो ये सच है, C2 इज मोर स्टेबल देन C2+, ये भी ट्रू है। कैसे कर रहे हो ये? तो एमओ थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या है? FTT, फॉल्स ट्रू ट्रू। ओ माय गॉड, क्या डी आंसर है? बिल्कुल डी आंसर है। ये कैसे लिख लेते हो एमओ थ्योरी में? मैं आपको एक बार एमओ थ्योरी के रिवाइज करा देता हूँ मामले। क्या था? देखिए, एमओ थ्योरी में एक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एमोज है। ये आपको होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए रट लेना होगा। क्या बात करते हो? और ये एक नहीं, एक्चुअली दो दो ऑर्डर हैं। एक है भारी वाले और दूसरे हैं हल्के वाले। N2 एंड लेसर, ये हैं हल्के वाले, और O2 एंड हैवियर, ये हैं भारी वाले। इन दोनों के हल्के से परिवर्तन है ऑर्डर में। मैं दोनों को लिख के दिखाता हूं आपको। शुरुआत एक जैसी है, σ1s2 σ*1s2, σ1s2 σ*1s2। क्या है ये? हल्के और भारी वालों का अंतर। ठीक, फिर σ2s2 σ*2s2। अब मजा देखिए, यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। p ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा आनंद ज्यादा है। क्यों? σ2px π2py π2pz ये बनने चाहिए, क्योंकि एक कोई सिग्मा बनाएगा p ऑर्बिटल्स में और दो p ऑर्बिटल्स पाई बनाएंगे। फिर ऐसे ही पाई स्टार बनेगा। पाई स्टार में कोई पंगा नहीं है। पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz
और सिग्मा स्टार 2px ये भी फिक्स्ड है, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px ज्यादा ही है, ये फिक्स्ड है। इसमें इनमें कोई भ्रम, कोई झगड़ा, कोई पंगा, कोई टंटा कुछ नहीं। अब बच्चों हम वहां आ रहे हैं जहां पंगे होते हैं। मतलब क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सिग्मा 2px और पाई 2py और पाई 2pz की, तो इनकी जो एनर्जी का ऑर्डर है बच्चों, ये हल्के और भारी वालों में थोड़ा सा बदल जाता है। ऐसा होता है जी, हाँ ऐसा होता है। और इस वजह से ही ये थोड़ा सा जो अंतर है, इसके कारण झगड़ा होता है। तो भाई लोग, हल्के वालों का और भारी वालों का क्या ऑर्डर होता है? आप देखें, भारी वालों का सीधा हिसाब है, ये है सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2x, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्डर है। और अगर आप देखेंगे यहां तक तो ठीक है, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, और यहां पर ये और ये मिरर इमेजेस जैसे हैं, सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ऐसे। ये भारी वालों का है साहब। हल्के वालों का क्या है? हल्के वालों में ये ऑर्डर पलट जाता है, पाई 2py, पाई 2x, फिर सिग्मा 2z, ऐसे लिखते हैं। तो इससे कैसे काम कैसे करेंगे? पता नहीं क्या क्या ऑर्डर दे दिए तुमने। कम ऑन, आपको पता होना चाहिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। हमने C2, N2, NO और O2 चार चीजें देखी हैं। तो आइए सबसे पहले C2 को देखें। C2 और C2 प्लस हल्के वाले हैं। हाँ जी, तो हल्के वालों में क्या हिसाब होगा? बताते हैं क्या हिसाब होगा। हल्के वालों में बच्चों होगा ये कि C2 में 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो फिक्स्ड हैं, शुरू में आ गए। 9 10 11 12, बस ये आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हुई है C2 में। अच्छा, और C2 प्लस में क्या होगा? 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाल दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब C2 प्लस में 1.5 ही रह जाएगा। ठीक है, N2 को देखिए और NO प्लस को देखिए। पहले N2 को देखिए। N2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वेल, N2 में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तक N2 में। बॉन्ड ऑर्डर बहुत प्यार से 3 है। N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अगर आप N2 प्लस बनाएंगे तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपको आउटर मोस्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, और अब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही रह जाएगा। तो वो बॉन्ड ऑर्डर जो 3 था, अब घटकर, लुटकर, पिटकर रह गया है 2.5। मेरे बच्चों, क्या ये बात आपकी समझ में आई? आई। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बातें करी थी, कौन सी? कि भाई N2 प्लस की बात, ये सब NO प्लस की बात नहीं हुई। NO प्लस इज वेरी सिमिलर टू N2। N2 और NO प्लस, इनमें भी क्या है? इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से 2.5। O2 की बात करिए, O2 भारी वालों में आती है। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, फिर 14 15 16, ये O2 है। O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एंटी बॉन्डिंग में हुआ है, देखो ध्यान से, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। और O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, ये O2 प्लस है। तो एंटी बॉन्डिंग से निकल गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों है? क्यों बच्चों? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। लल्लू होने के बावजूद एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। आपको तो इनको जरूर करना चाहिए। ठीक, चलो आओ इसी बात पे अगला सवाल। Which of the following statements is incorrect regarding O2F2? बहुत ही अनस्टेबल फ्लोराइड है O2F2। क्या है? O O F F, ऐसा है। और इसमें आप पाओगे कि इतने भर भर के लोन पेयर, दे लोन दे लोन दे लोन, इतने सारे लोन पेयर हैं कि OF बॉन्ड लेंथ इन O2F2 इज लॉन्गर देन OF बॉन्ड लेंथ इन OF2, ऐसा पूछा है। OF2 कैसी है? ऐसी है। तो OF बॉन्ड लेंथ किस में अच्छी होगी? कुछ कंपेयर कर सकते हैं? वेल, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, फ्लोरीन तो -1 ही है।
ऑक्सीजन यहाँ है +1 और यहाँ है +2। जहां +2 है वहां छोटा एटम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यस, O2F2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लोन पर रिपल्शन भी ज्यादा है। ठीक है, सही, ये तो बात सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 इज +1, ये बात भी सही है। OO bond length in O2F2 is shorter than OO bond length in H2O2. And none of the, अब एक बात बताओ, O2F2 में ऑक्सीजन है +1, छोटा है, H2O2 में है -1, बड़ा होगा। हाँ जी, तो OO बॉन्ड तो O2F2 में छोटा ही होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, सारी बातें सही हैं। ओह, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा है, बहुत आसान नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग है, अच्छे से करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम हो जाता है। राइट, ठीक है। Which amongst the following molecules has a permanent dipole moment? एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट किस किस का होता है, ये पूछा है। वेल, जो सिमेट्रिक ना हो, जिसमें लोन पेयर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, जैसे PF3, ये अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल है, एक लोन पेयर है, तीन तरफ PF बॉन्ड्स हैं, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। हाँ है। SiF4 टेट्राहेड्रल, BF3 ट्राइगोनल प्लेनार, PF5 पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल सिमेट्रिक है, डाइपोल मोमेंट 0 है। ABD के C में होगा, बिल्कुल होगा। AgCl इज व्हाइट, AgI इज येलो, सच है। क्यों? पोलराइजेबल होता है I-। जैसे जैसे एनायन ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं, आप पाते हैं कलर प्रकट हो जाता है। डिस्टॉर्शन ऑफ I- इज मोर प्रोनाउंस्ड देन Cl-। बिल्कुल, ज्यादा पोलराइजेबल होंगे एनायन, बड़े होंगे, चार्ज बढ़ जाएगा, कुछ भी कारण हो, आप पाएंगे रंग प्रकट हो जाएंगे। If the sign of wave function is unchanged when the orbital is reflected about its center orbital, about its center, comma, the orbital is, well, ये देखिए, जैसे ये है, वेव फंक्शन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो वेव फंक्शन का साइन चेंज हो गया अगर सेंटर के अराउंड रिफ्लेक्शन नहीं, तो ये अनजिरेड कहलाती है। लेकिन अगर आप डी ऑर्बिटल लेंगे ऐसे और सेंटर के अराउंड रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो प्लस का उल्टा प्लस और माइनस का उल्टा माइनस है, जिरेट। तो ये जिरेट है, ऐसी ऑर्बिटल्स जिरेट कहलाती हैं। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। Which of the following molecules or species have identical bond order and magnetic properties? किनके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हूबहू एक जैसे हैं? पहला O2 प्लस, दूसरा NO और तीसरा N2 प्लस। O2 प्लस, NO और N2 प्लस। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, ढाई, ढाई और ढाई, अरे तीनों में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए O2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी हमने। NO में, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी ये भी एंटी बॉन्डिंग में है। NO में भी एक है और ये भी एंटी बॉन्डिंग में है। N2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भले वो बॉन्डिंग में हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों पैरामैग्नेटिक हैं, तो तीनों में एक जैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, पैरामैग्नेटिक, और एक जैसा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ढाई। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। सी इज द आंसर, यस इंडीड, सी इज द आंसर। CO2 produced in water gas shift reaction is removed by scrubbing with। अब बच्चों, इसमें तुम ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन देख के डर मत जाना। मुद्दे क्या होता है, CO2 इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद। CO2 को कैसे हटाते हैं? NaOH से, सोडियम आर्सेनाइड से, सोडियम क्लोराइड से, पानी से। CO2 क्या है? एसिडिक है, तो वो बेस से हटती है, NaOH से, खत्म बात। सोडियम आर्सेनाइड कूड़ा है, हमने क्या करा, फालतू चीज फफूंदिया, जहरीली चीज, नॉनसेंस है ना। नमक से, नमक तो न्यूट्रल होता है, एसिडिक बेसिक होते ही नहीं, बात ही खत्म है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन नहीं आता हमें, भाड़ में क्या करना उसका। CO2 तो हटानी है, तो एसिड कैसे हटाते हैं? बेस से। बेस कैसे हटाते हैं? एसिड से, खत्म बात, कुछ भी कर दो। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। और तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो, CO प्लस H2O देता है CO2 प्लस H2, ये है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अच्छा,
इसमें CO2 हटा लेते हैं तो हाइड्रोजन बच जाती है, लोग बड़े खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं। नहीं भी पता हो तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, बगैर डरे करिए। Alkali metal salts from salt-like hydrides by direct synthesis are at elevated temperature. ठीक है. The thermal stability of these hydrides decreases in which of the following orders? अगर हाइड्राइड्स की बात करोगे बच्चों, मोनोएटॉमिक एनायंस की बात करोगे, तो जैसे जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। मोस्ट स्टेबल है लिथियम, उससे कम सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम, सबसे सड़ियल है सीजियम। आमतौर पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन अगर आपके पास हाइड्राइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, इनकी आप बात करेंगे तो इनमें थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन, सॉरी क्षमा चाहता हूं, इट डिक्रीजेस डाउन। H2O2, when it reacts with manganese sulfates, acts as an oxidizing agent in. Now, manganese को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो मैंगनीज तो एसिडिक मीडियम में +2 में बहुत खुश होता है, हाँ जी, तो उसको एसिडिक मत रहने दो, तब H2O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, तो वो MnSO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। वेल, अल्कलाइन मीडियम में हाँ, क्या न्यूट्रल में भी हो सकता है? सच तो ये कि वो न्यूट्रल में भी हो सकता है, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। और दोनों ही केसेस में वो उसे ऑक्सीडाइज करके मैंगनीज डाइऑक्साइड उर्फ MnO2 बना देगा। सबसे अच्छा है अल्कलाइन मीडियम। क्यों? मैं तुम्हें एक छोटा सा रिएक्शन लिख के दिखाता हूं कि अगर शुरू में न्यूट्रल भी है तो जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा, जैसे H2O2 प्लस Mn2 प्लस, और आप इसे बनाना चाहते हो MnO2, तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस, ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन शुरू में अगर न्यूट्रल भी है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिएक्शन एसिडिक हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो अगर एक ही चुनना है, वैसे दोनों में ही आप जैसे H2O2 डालोगे, MnSO4 में काला काला MnO2 दिखेगा आपको, न्यूट्रल में भी दिखेगा, अल्कलाइन में भी दिखेगा। लेकिन अगर एक ही चुनना है तो ज्यादा एक्यूरेट है अल्कलाइन, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल लिख दे तो केमिस्ट्री के हिसाब से गलत तो वो भी नहीं होगा। तो 2 करेक्ट दे दिए तो नहीं देना चाहिए थे, गड़बड़ करनी पड़ा। अगर गले पड़ जाए तो भी, और ऐसे खूब गड़बड़ियां होती है जेई में, कोई कमी नहीं रहती। तो एक एक्यूरेट आंसर इसमें अगर एक ही चुनना है तो अल्कलाइन इज अ मोर एक्यूरेट आंसर एज कंपेयर टू न्यूट्रल, राइट? A metal on combustion with air vigorously forms a superoxide X. Oh my God! खाली पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपरऑक्साइड। नेम द मेटल रुबिडियम, RbO2। ये RbO2 मेटल नहीं है, RbO2 सुपरऑक्साइड का फॉर्मूला है। खाली 3 बनाते हैं सुपरऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो भी आ गया उसे चुन लीजिए। इन द कास्टनर क्लेनर सेल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, द कैथोड इज, इसमें मरकरी कैथोड यूज करते हैं। इतनी बदमाशी। और मरकरी कैथोड पर पानी के रिडक्शन के स्थान पर सोडियम आयंस का रिडक्शन हो जाता है। मेटलिक सोडियम बनते ही मरकरी में घुस जाता है, घुल जाता है, और मरकरी उसको बचा लेता है, छुपा लेता है। इट्स अ मरकरी का बहुत ही चालाकी से बनाया हुआ सेल है, कास्नर कैल्विन सेल। बड़ा पसंद है मुझे। जहरीला है वो अलग बात है, तो लोग आजकल ज्यादा यूज करते नहीं, बैंड है, लेकिन फिर भी बहुत ही, आप देखें अगर केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इमेजिनेटिव तरीके से चालाकी से बनाया हुआ सेल है। BeF2 is formed by decomposition of, कैसे बना सकते हैं BeF2, किसको डिकम्पोज करके? तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना घटिया क्वेश्चन है। आप देखें, देखने में बड़ा फैंसी है, और हमें तो पढ़ा ही नहीं, अल्कलाइन मेटल हमें नहीं आता BeF2। PUC तो आता है ना। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है? एटम्स ना तो शून्य में विलीन होते हैं ना प्रकट होते हैं। तो जिससे तुम बना रहे हो उसमें कम से कम बेरिलियम और फ्लोरीन होना तो मांगता है। अब इसमें क्या फ्लोरीन है? नहीं है, तो तुम मरे मर जाओ। कोई भी तरीका नहीं है इससे BeF2 बनाने का। कैसे? इसको डिकम्पोज करके, क्लोरीन डिकम्पोज करके फ्लोरीन थोड़ा बन जाएगी, कार्बोनेट डिकम्पोज करके फ्लोरीन थोड़ा बन जाएगा। नॉनसेंस। ओह, ये क्या है? NH4 होल्ड ट्वाइस BeF4। कितनी गंदी चीज है ये। क्या गंदा है इसमें? NH4 होल्ड ट्वाइस BeF4। इसको हीट करो, देखो, अगर BeF2 तुम्हें लगता है, सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनता है साथ में? NH4F। बन सकता है, बन सकता है, बना दे, बना दो, बिल्कुल बिंदास। सच है, बनता है ऐसे। इज बी द आंसर? यस, बी इज वेरी मच द आंसर। और सच तो ये है कि ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया और HF में हीट करने पर, तभी तो BeF2 बचेगा। ऐसा रिएक्शन। डन 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 डन। A piece of magnesium ribbon was heated to redness in an atmosphere of nitrogen and then cooled with water. The gas evolved this. अब मैग्नीशियम को यदि नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रोजन से आमतौर पर कोई रिएक्ट नहीं करता,
पर मैग्नीशियम की इतनी 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 रिएक्टिविटी होती है, और सही यही नहीं, सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाते हैं नाइट्राइल, और यदि आप उनमें पानी डाल दें तो बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनती है ढेर सारी अमोनिया। ये होता है, तो अमोनिया बनती है। इज ए द आंसर? यस, इज द आंसर। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज द मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ग्रुप 13? किसी भी खानदान में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक्सपेक्टेड था, थैलियम की होनी चाहिए थी सबसे कम, लेकिन अति विचित्र खानदान है कौन सा? 13। 13 संख्या ही विचित्र है। तो आप देखेंगे इनमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे चलती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। तो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पता है कौन है? एल्यूमिनियम है इसमें। ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड है, एक्सेप्शनल ट्रेंड है, आप इसको देखें। अरे EN लिखा है तुमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट? ऐसे। In solid state, boric acid has which type of interaction between layers? Boric acid जो है चपटी चपटी लेयर्स बना लेता है मॉलिक्यूल्स में, जो कि एक दूसरे से वॉन्ड वॉल्स फोर्सेस से जुड़ी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो विद इन लेयर होती है, पर लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो रखी हैं वो किससे जुड़ी हैं? वो वॉन्ड वॉल्स फोर्सेस से जुड़ी हैं। और वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक किस्म का वॉन्ड वॉल्स फोर्स ही है। हाँ हाँ, ठीक है। By which of the following interactions borazine is prepared? बोराजाइन, इसको बोराजोल भी कहते हैं, एक ही चीज है, और यही है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा, C6H6 थी बेंजीन, ये B3N3H6 है। ओ, कैसे बनाते हैं इसे? वेल, प्यारा तरीका है। आप डाइबोरेन और अमोनिया का रिएक्शन करा दीजिए, और फिर उसके बाद जो है उसको अंडर प्रेशर गर्म कीजिए। ये रेशियो से घटिया रेशियो रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन आपने क्या करना है, जब ये B2H6 और अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं BH3NH3, और इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है और हाइड्रोजन के साथ साथ बोराजोल बना लेता है। इज बी द आंसर? यस, बी इज द आंसर। Stability of dihalides of silicon, germanium, tin and lead increases steadily in the sequence inert pair effect. तो डायहलाइड सबसे स्टेबल तो लेड का होगा। अच्छा, तो PbX2, जी हाँ, तो ये तो पहले ही हट गए। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो टिन और लेड ये तो यहां आ गए, ये तो बढ़िया है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बातें हो रही हैं। हाँ, इनमें पता है क्या होता है? क्या? वैसे तो SiX2 और GeX2 बहुत ही बुरे हैं, दे नॉट गुड, लेकिन आप देखोगे और थोड़ा सा और नीचे हो, कौन है? SN और PB, इनको तो खुशी खुशी जीने दो। वैसे तो एक थोड़ा सा एबनॉर्मल इफेक्ट है, एक एक्सेप्शनल इफेक्ट भी होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तुरंत बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। जो फोर्थ पीरियड वाले हैं उनको इतना मजा नहीं आता जिंदा रहने में, है ना। तो जर्मेनियम के साथ संभावनाएं थी कि थोड़ा बहुत इधर उधर करता, लेकिन लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। मोटा मोटा है, डाउन द ग्रुप इनर्ट पर इफेक्ट लग जाता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सिलिकॉन से अच्छा जर्मेनियम, जर्मेनियम से अच्छा टिन, टिन से अच्छी लेड। तो सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। वेल, कहानी चल रही है और फटाफट 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 घोड़े दौड़ रहे हैं अकल के। आपको इस पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज करने का जो एकमात्र लक्ष्य है, सारे चैप्टर्स मिला जुला के भी आप भयंकर धड़ाधड़ रिविजन हो और आप ये रैंडम रैपिड फायर में पढ़ाई कर सकें। आइए देखते हैं विच वन ऑफ